रेडियो लेक सिटी में आज हमसे रूबरू हैं शैतान सिंह देवड़ा। आप डीएफओ हैं वाइल्ड लाइफ के। शैतान जी, आपका स्वागत करते हैं। शैतान जी, बताएं कि इस बार चूँकि सर्दियां आ गई है और सर्दियां वाइल्ड लाइफ के लिए, ख़ास तौर पर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत बढ़िया मौसम होता है, तो बताएं कि क्या स्थिति है। हर वर्ष माइग्रेटरी बर्ड्स का उदयपुर एक अट्रैक्शन सेंटर बना हुआ है। मंगोलिया, अलास्का, साइबेरिया, चाइना, हिमालय पार के कई कंट्रीज से यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। और माइग्रेटरी बर्ड्स आने का सबसे अच्छा कारण यहाँ की जलवायु और यहाँ उनको अच्छा फूड अवेलेबल हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि उनके लिए अच्छा हैबिटेट यहाँ उपलब्ध हो जाता है। शैतान जी, बताएं कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स संभाग में मुख्य तौर पर कहाँ कहाँ आती हैं। संभाग में उदयपुर के पास में मैनार तालाब है, वल्लभनगर तालाब है। इसके अलावा छोटे मोटे कई वाटर बॉडीज है, इवन सलूम्बर, सराड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सभी जगह जहाँ पे पानी किनारे पे छिछला है, छिछले पानी में उनको अधिकतर भोजन उपलब्ध हो जाता है, तो वो वाटर बॉडीज ये पसंद करते हैं। शैतान जी, क्या ऐसी शिकायतें भी आपके पास आती है जहाँ पर डक्स का या दूसरी माइग्रेटरी बर्ड्स का स्थानीय लोग या कुछ लोगों ने शिकार किया हो, और आती है तो आप क्या करते हैं। हमारे सबसे अच्छी बात यह है कि उदयपुर संभाग में यहाँ के लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि यहाँ पे कहीं भी अगर शिकारी की थोड़ी सी आहट भी होती है तो लोग उनको वहाँ से भगा देते हैं, और फिर दोबारा शिकारियों की हिम्मत नहीं होती कि उस वाटर बॉडी की तरफ जाए। इसके लिए ही हमारे यहाँ जितनी भी जो माइग्रेटरी बर्ड्स आ रही है वो सुकून से यहाँ रह पाती है, और यहाँ मार्च अप्रैल तक वापस लौटती है, 3 4 5 महीने तक यहाँ रुक पाती है। रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू है शैतान सिंह देवड़ा। आप डीएफओ हैं वाइल्ड लाइफ के। शैतान जी, म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले हम बर्ड्स की बात कर रहे थे। बताएं कि दूसरे वन्य जीवों की संभाग में क्या स्थिति है। आप जैसा सबको विदित है कि यहाँ इस जोन में पैंथर, यहाँ का जो जंगल का राजा है जिसको बगेरा बोलते हैं, वो काफ़ी मात्रा में है। और आए दिन यहाँ पे रोड पे जब संख्या उतनी ज़्यादा हो गई है और हाईवे यहाँ से जंगलों के बीच में से गुजरते हैं, तो कई बार रोड एक्सीडेंट की भी घटनाएं आती है। या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पैंथर पाए जाते हैं। राजसमंद जिले में, डूंगरपुर जिले में कुछ माइनिंग के कारण कुछ इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की कुछ संभावनाएं हुई है, लेकिन ओवरऑल यहाँ के जो जंगलों में अच्छी मात्रा में पैंथर उपलब्ध है और इनका भोजन भी उपलब्ध है। शैतान जी, बताएं कि पैंथर्स आपने बताया संभाग में उपलब्ध हैं। बताएं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी कहाँ पर संभाग में है। यहाँ के जितने भी सेंचुरीज है, चाहे कुंभलगढ़ हो, फुलवारी की नाल हो, सीता माता हो, रावली टाटगढ़ हो, इसके अलावा यहाँ पे जो प्रादेशिक वन मंडल के भी कई काफ़ी ऐसे जंगल हैं जो काफ़ी घने हैं, उन सब में पैंथर पाया जाता है। इसके अलावा विशेषकर देखें तो राजसमंद जिले में चूँकि एरिया भी काफ़ी बड़ा है और अभी कुछ माइनिंग से कुछ थोड़ा सा परेशानी हुई है, लेकिन काफ़ी मात्रा में राजसमंद जिले में पाया जाता है। शैतान जी, जब पैंथर का जिक्र आता है तो आए दिन ऐसी खबरें देखने सुनने में आती है कि उसका ग्रामीणों से सामना हो गया, और कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि गांव में जाकर कोई बकरी या छोटा पशु उसने खा लिया है, हमला करने की कोशिश की। हालांकि इंसानों पर हमले के किस्से तो नहीं सुनाई पड़ते, लेकिन फिर भी बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि मैन और एनिमल एनकाउंटर हो जाता है। कई दफ़े पैंथर को मार भी दिया जाता है, और बहुत सारे केसेस में शिकायतें भी होती है, हमले भी होते हैं। बताएं कि ऐसे कौन कौन से केसेस है, कहाँ से ज़्यादा आते हैं, और ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं। केसेस आप सही कह रहे हैं, केसेस थोड़ी मात्रा में आ रहे हैं, कारण कि हम लोग पैंथर के घर में घुस गए हैं। पैंथर का जहाँ रहने का घर है वहाँ हम लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं बाहर आएगा ही। तो फ्रिंज एरिया में, जंगलों के फ्रिंज एरिया पे, सेंचुरी के फ्रिंज एरिया पे कुछ मात्रा में जब इनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है तब इस तरह की वारदातें वो करते हैं। लेकिन सरकार ने उसके लिए भी एक कदम उठाए हुए हैं, कंपनसेशन का प्रावधान किया हुआ है कि अगर किसी बकरी को, गाय को या भैंस के बच्चे को अगर पैंथर मार देता है तो उसके बदले में तुरंत ही उनको उनका कंपनसेशन देने का प्रावधान किया हुआ है। इससे घटनाएं कम निश्चित तौर पे हुई है। साथ ही हम देखते हैं कि हमारे उदयपुर के पास में एक जवाई बांध का एरिया है जो पूरे भारत में पैंथर के लिए प्रसिद्ध है। जवाई बांध में उल्टा, अभी जैसे आपने कहा कि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे मैन एनिमल कोएग्जिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वहाँ पे आप देखोगे कि हर गांव में, करीब 24 गांवों तक वो एरिया फैला हुआ है, और हर गांव में रेवेन्यू एरिया पे ही छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित है, और पहाड़ियाँ अंदर से खोखली है।
और पूरी बैरन है, वहाँ पे जंगल भी नहीं है, लेकिन पैंथर सदियों से वहाँ रहता आया है और वो सबसे अच्छा हैबिटेट माना जाता है। पूरे विश्व में अगर पैंथर को सबसे आसानी से देखना हो तो जवाईबांध की तरफ आते हैं, और आज भी आप किसी भी गांव में जाएंगे 100% आपको देखने को मिलेगा। रेडियो लेक्सिटी में हमसे रूबरू हैं उदयपुर के वन्य जीव के डीएफओ शैतान सिंह देवड़ा। शैतान जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पैंथर्स की, थोड़ा सा जिक्र दूसरे मैमल्स की, दूसरे एनिमल्स का भी कर लें। कुछ हमारे यहाँ पर भालुओं की भी जनसंख्या मिलती है और ख़ास तौर पर कुंभलगढ़ अभयारण्य में देखा गया है कि वो पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारी दिक्कतें आती है। एक तो कुछ किसानों को ये रहता है कि सब हमारा गन्ना है वो खा जाता है, भालू आता है तो पूरा खेत साफ कर जाता है, काफ़ी डिस्ट्रक्शन करता है। बहुत सारे केसेस में भालुओं को मारने खदेड़ने की भी जो है किस्से सुनाई देते हैं। ये अलग बात है कि वो सारा इलाका एक तरह से भालू का ही हुआ करता था जिस पर अब हम लोगों ने कब्जा कर लिया है। बताइए कि ऐसे केसेस आते हैं उसमें क्या होता है, और क्या भालुओं के संरक्षण के लिए और उनका एरिया पर दूसरे लोग कब्जा ना कर पाए वन्य जीव अभयारण्य में, उसके लिए भी क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? भालुओं के संबंध में आपने जो चर्चा की, ऐसी बातें कम ही देखने को मिल रही है। क्योंकि भालू का भोजन क्या है, भालू किसको पसंद करता है? सबसे ज़्यादा पसंद करता है गुल्लर के जो फल होते हैं उनको पसंद करता है। और अच्छी बात यह है कि हमारे जितने भी जंगल है, जितने भी सेंचुरीज है जहाँ पे भालू का आवास है, वहाँ पे गुल्लर पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा बेर, सर्दियों में बेर आते हैं, छोटे बेर, उनको भी पसंद करता है। फिर शहद पूरे जंगलों में सब जगह मिल ही जाता है। इसके अलावा हम एक विशेष, जैसे हमने बीच में फुलवारी नाल में, कुंभलगढ़ में, सीता माता में, यहाँ पे हमने क्या किया था कि इनके हैबिटेट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने टर्माइट्स के माउंट बनाए थे। फलदार पेड़ लगाते हैं हम, जहाँ एरिया खाली मिलता है वहाँ पे जो ये खाते हैं, इस तरह के फलदार पेड़ लगाकर, टर्माइट के माउंट लगाकर, शहद को छत्ते और उनको थोड़े बढ़ाकर, इस तरह का हैबिटेट इम्प्रूवमेंट करके हम कोशिश करते हैं कि भालू उसी जंगल में रहें, बाहर नहीं आ पाए। और यहाँ वैसे देखा जाए तो बहुत कम केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं। ये बताएं कि भालुओं की जनसंख्या की क्या स्थिति है, वो स्थिर है, अच्छी है या बढ़ रही है? हम जब जंगलों में आ जाते हैं तो जंगलों में मादा भालू जब देखते हैं तो जनरली एक दो बच्चे उसके पीठ पे सवार मिले जाते हैं। इससे ये लगता है कि मादा भालुओं की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ोतरी हो रही है और भालू है इस क्षेत्र में। और भालू होने से जंगल में जो लोगों का आवागमन होता है वो थोड़ा सा बाधित होता है, तो जंगल की कंडीशन अच्छी होने की संभावना रहती है। यहाँ के कई क्षेत्रों में, चाहे कुंभलगढ़ और रावली टाटगढ़, ये दोनों तो फेमस है ही भालू के लिए, क्योंकि रावली टाटगढ़ में बेर का काफ़ी एरिया है। बेर का जो फुटहिल्स में आप देखोगे मारवाड़ की तरफ, तो वहाँ बेर ही बेर हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे फुलवारी नाल में एक एरिया है, उसका नाम ही स्लोथ प्लेग्राउंड ऑफ द स्लोथ बेर। भालू जहाँ शाम को 6-7 बजे अगर देखो तो भालू का एक खेलते हैं, 3-4 ग्रुप में आके खेलते हैं। तो इस तरह के एरिया है यहाँ पे, और भालू की अच्छी संख्या में है। भालू को कोई उसका आवास भी अच्छा है और उसको कोई दिक्कत नहीं है। रेडियो लेक्सिटी और हमसे रूबरू है शैतान सिंह देवड़ा, आप डीएफ हैं वन्य जीव के। शैतान जी, थोड़ा सा कुछ और जो है वाइल्ड लाइफ उसके बारे में भी बात करें। उड़न गिलहरियों के लिए तो हमारा सीता माता अभयारण्य मशहूर है ही, लेकिन इसके अलावा चीतल और दूसरे कई भी एनिमल्स हैं हमारे यहाँ पर काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। बताएं कि कौन कौन से और प्राणी है जो संभाग में हैं और जिनकी स्थिति इस वक्त क्या है? हमारा संभाग राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में फैला हुआ है और जिसके किनारे पे गुजरात का एरिया है। गुजरात और राजस्थान दोनों के बीच में कॉरिडोर, उनका भी जंगल पड़ता है। आपने अभी जो उड़न गिलहरी का जिक्र किया, उड़न गिलहरी वैसे दक्षिण भारत का प्राणी है और ये राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ये इसकी नर्दर्न लिमिट है, बस इसके आगे नहीं है। सीता माता में बस यहाँ हम यही जानते हैं कि सीता माता में उड़न गिलहरी है, लेकिन सीता माता से काफ़ी संख्या में ज़्यादा फुलवारी की नाल में है। क्यों? फुलवारी की नाल में महुआ ट्रीज को 90% ये पसंद करती है, उसी की ट्रीज में से पित्त खाता है ये। वहाँ पे पूरे एशिया के सबसे लार्जेस्ट महुआ का ग्रुप है, पेड़ों की इतनी बड़ी श्रृंखला है महुआ की, जिसके हिसाब से वहाँ काफ़ी तादाद में है। हमारे जंगल फोर हॉर्न एंटीलोप जो काफ़ी हाईली इंडेंजर्ड प्राणी कह सकते हैं, वो भी सीता माता में हैं, कुंभलगढ़ में है, चौसिंगा जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, और फुलवारी की नाल में है। आप देख भी सकते हैं इसको, मतलब कुछ पॉइंट ऐसे आइडेंटिफाई किए होंगे जहाँ आप जाओ और वो दिख जाता है। वैसे बहुत सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव है, और लेकिन काफ़ी मात्रा में है यहाँ पे। इसके अलावा पेंगोलिन है, फिर हमारे जो सांबर है वो भी यहाँ के जंगलों की अच्छी हैबिटेट है।
या जंगलों का अच्छा बायोडाइवर्सिटी है वो उसका सूचक है। कई तरह के प्राणी हैं। वुल्फ भी, हमारे कुंभलगढ़, रावली टाइगर, यहाँ पे वुल्फ वो भी इंडेंजर्ड हो गया एक तरह से, वो भी यहाँ पे है। कैरेकल जवाई बांध के आसपास और यहाँ सादड़ी के आसपास कैरेकल भी देखने को मिलता है, वो भी हाईली वल्नरेबल स्पीसीज हो गई है। कैरेकल जैसा कि आपने जिक्र किया बहुत दुर्लभ है, इसकी भी क्या स्थिति, इसकी कितनी साइटिंग्स है? दूसरा एक प्रश्न और पूछूंगा कि पेंगोलिन जैसे प्राणी कई दफ़े शहरों में या कस्बों में आते हैं तो लोग उसे खतरनाक प्राणी समझ के मार भी देते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? पेंगोलिन के बारे में आपने जैसे बताया, वैसे बहुत कम संख्या में रह गए हैं। कैरेकल भी अति दुर्लभ हो गया है और ये भी दुर्लभ हो गया है। कैरेकल की स्पॉटिंग रेयर होती है। करौली की तरफ भी कई बार देखा गया है। अपने जो सादड़ी जवाई बांध इस एरिया में भी कैरेकल देखा गया है। ये घास के मैदान और ऐसे एरिया पसंद करता है और बहुत सुंदर दिखने में, इतना सुंदर प्राणी है। पेंगोलिन के बारे में बताते हैं। पेंगोलिन का थोड़ा सा कई शिकार के बारे में इस तरह की पहले घटनाएं हुई है, लेकिन अभी कोई घटनाएं नहीं हो रही है। अभी मार्केट में भी कोई शल्क और इनके अगर मिलते हैं तो वो हमने एक दो बार केस भी बनाए हैं इसके, और नकली होने की उनकी काफ़ी संभावना रहती है। जनरली मार्केट में मिलता है, शहर में बहुत कम आने की संभावना रहती है। ये जंगल में ही रहता है और अपनी सुरक्षा करने का एक उसके पास सिस्टम है, तो उसको इतनी खतरा नहीं है विशेषकर। शैतान जी, थोड़ा सा बात करें वन्य जीवों के शिकार और तस्करी की। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें कई लोग शौक से, कुछ लोग अपनी ज़रूरत की वजह से वन्य जीवों का शिकार भी कर लेते हैं। कुछ उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको नज़र में होंगी जो बेचते भी पाए जाते हैं। बताएं कि ये क्या कारण है और अगर ऐसा होता है तो इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होती, क्या क्या कानून है? हाँ, कुछ अंधविश्वास ऐसा है कि जिसके हिसाब से एक दो जनजाति हैं, जैसे काथोड़ी है। काथोड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये अगर उनकी लेडी प्रेग्नेंट है और बच्चा जन्म देने के बाद में अगर उसकी वाइफ को, वो अगर पत्नी को नहीं खिलाते हैं सियार को, तो उसको पूरी ज़िंदगी भर उसको ताने सुनने पड़ते हैं। इस चीज़ को लेते हुए ये कोशिश करते हैं कि ये ऐसा है, लेकिन हम लोग इन लोगों से मिलते हैं, इन लोगों के साथ में बैठते हैं, इनको बात करते हैं कि ये सब, इसके पीछे कोई औचित्य नहीं है, ये आधारहीन तथ्य है, इसलिए ऐसी बातों के पीछे नहीं जाना चाहिए। साथ ही एक जनजाति और होती है यहाँ पे, जिनको नाथ संप्रदाय के लोग कहते हैं। वो लोग काथोड़ी लंगूर के लिए और वो सियार के लिए, जो नाथ संप्रदाय वाले हैं वो सियार के बारे में ऐसा ही कहते हैं कि सियार उनको खाने के लिए उनको पत्नी को जब उनके बाद में देते हैं, लेकिन उनको भी समझाइश करते हैं और अब काफ़ी कम हो गया है। बीच में 2013 में हमने फुलवारी के नाल में एक केस बनाया था। काथोड़ी लोगों ने शिकार किया था लंगूरों का 4-5, लेकिन हमने कोशिश करके उनको हमने जेल पे भिजवाया था और आज के 2013 से लगाकर आज के बाद में कोई शिकार उसके बाद में नहीं हुआ है। और लंगूर हमारे पैंथर का सबसे अच्छा भोजन माना जाता है, पैंथर बहुत पसंद करता है। तो अब ऐसे नहीं हैं और अंधविश्वास को दूर करने के लिए हम लोग फॉरेस्ट वाले इन लोगों से मिलते हैं, इन लोगों से मीटिंग करते हैं और समझाते हैं इनको। रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू शैतान सिंह देवड़ा, आप डीएफओ हैं वाइल्ड लाइफ के। शैतान जी, जाते जाते थोड़ी सी बात है कोविड-19 की। कोविड-19 ने सब जगह, सब समाज के तमाम तबकों को प्रभावित किया है। हमारे जंगल भी इससे अछूते नहीं रहे होंगे। बताएं कि जंगलों पर कोविड-19 का क्या असर पड़ा? एक तो इस लिहाज से भी, क्या वन्य जीव जो हैं वो भी क्या इससे प्रभावित हुए, या उनको ज़्यादा मानवीय दखल कम हो गया तो हो सकता है उनके लिए अच्छा रहा हो? और इसके अलावा जो वन्य जीव अभ्यारण्य या दूसरे लोग जो देखने आने वाले थे पर्यटक, वो बिल्कुल कम हो गए या नहीं के बराबर हो गए। क्या इसका भी प्रभाव जंगलों पर या वन्य जीव के प्राणियों पर पड़ा है? हमारे जंगल में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनका हमारे जंगली जानवरों से, फॉरेस्ट से उनका बहुत अच्छा रिलेशन है, तो उनसे कोई खतरा नहीं है। और वो लोग इतने हार्डी है, आदिवासी लोग इतने हार्डी है कि उनको कोविड का भी उनको खतरा लगभग नहीं हुआ और उनमें फैलने की संभावना बहुत कम है। इतनी इम्यूनिटी उनकी तेज है। जंगली जानवरों का भी सेम ऐसा ही है, उनमें भी इम्यूनिटी भगवान ने, कुदरत ने इतनी अच्छी दे रखी है कि उनको कोविड से ज़्यादा यहाँ दिक्कत कोई नहीं हुई है। बस ज़रूर हमने, जैसे हमारे जो जू है यहाँ, जैसे सजिंगड़ बायोलॉजिकल पार्क है या और भी कोई पार्क है, तो वहाँ चूँकि वो उनको एक पिंजरे में रखा हुआ है और वहाँ पे टूरिस्ट भी कुछ मात्रा में जाते हैं, उनसे उनका इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए हमने एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है और कोई ऐसी कोई शिकायत आज तक मिली नहीं यहाँ पे।
ये बताएं कि वे लोग जो पर्यटक खास तौर पर वन्य जीवों को देखने अभयारण्यों में आते हैं, पर्यटक की बहुत कम हो गए तो इनकी संख्या स्वाभाविक तौर पर कम हुई होगी। इसका कितना प्रभाव पड़ा विभाग पर, और साथ ही साथ क्या इससे कुछ अच्छा प्रभाव भी पड़ा है, यानी वन्य जीव अब बिल्कुल और आसानी से घूमने लगे क्योंकि पर्यटक है ही नहीं उन्हें देखने के लिए? चूँकि जू में पर्यटकों को एक तरह से एजुकेशन पर्पज़ से और दिखाने के पर्पज़ से वाइल्ड लाइफ रखी जाती है, तो ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कोई प्रभाव, क्योंकि वो तो हैबिचुअल हो गई है। इंसान सामने आता है और देखता, दिन भर वो देखते हैं, हैबिचुअल हो गई है। हाँ, पर्यटक बहुत कम हुए हैं, उनको खतरा है ही, चूँकि होटल में भी करीब 4-5 महीने तक तो होटल में भी कोई नहीं आ रहा था, और इनको भी यहाँ भी देखने के लिए सज्जनगढ़ में अभी बहुत कम पर्यटक आ रहे हैं। ये हो सकता है थोड़े दिनों में ये इसका प्रभाव कम हो जाएगा और लोग वापस हमारे जो इतने सुंदर प्राणी सज्जनगढ़ बायोलॉजी पार्क में रखे हुए हैं उनको देखने के लिए जरूर आएंगे। और बाकी अभयारण्यों की क्या स्थिति है? सभी अभयारण्यों में वन्य प्राणी की अच्छे स्वास्थ्य है, उनका कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उनका मैनेजमेंट अच्छे ढंग से हो रहा है। शुरू से कोविड के टाइम पे भी फॉरेस्ट जितने भी कार्मिक हमारे उसके सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली थी, वो पूरी तत्परता से मौजूद रहे थे, और सभी वन्य प्राणी सुरक्षित हैं, उनको कोई खतरा नहीं लग रहा। शतन सिंह देवड़ा जी, जाते जाते तमाम लेक सिटी के लोगों को क्या संदेश देंगे? हमारे वन्य प्राणी कितने सुंदर है, भगवान का एक धरती पे कितना बड़ा आप कह सकते हैं एहसान मान सकते हैं, जिनके बिना हमारा जीवन भी अकल्पनीय है। हम एक मान सकते हैं कि तितली, एक छोटी सी तितली होती है, उसके बारे में साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की है, वो ये बताते हैं कि तितली का अस्तित्व नहीं रहेगा तो 17 साल बाद में मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमारे जितने भी वन्य प्राणी हैं इतनी इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम को बनाने में जितना हमारा इम्पोर्टेंस है, उनके प्रति संवेदनशीलता रखें, उनको बचाने के लिए जितना आप प्रयास कर सकते हैं उतने प्रयास करें, क्योंकि वो बचेंगे हमारे जंगल बचेंगे, और जंगल बचेंगे तो हमारा अस्तित्व है, हमारे अस्तित्व से सीधे जुड़ा हुआ है। यही मेरी सभी हमारे श्रोतागण हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा। शतन सिंह देवड़ा, आपका हृदय से आभार।